अब उनकी विदाई चटापट चटापट चटापट। केजरी जी ने भी एक नियम बनाया था कि जेल चले जाओ तो इस्तीफा दे देंगे। योगी जी और मोदी जी के बीच में आने के कष्ट ना करें। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब 2 फेज सिर्फ बचे हैं, एक 25 को और एक दूसरा आखिरी फेज 1 जून को वोटिंग होना है। क्या जो बीजेपी टारगेट सेट किया था 370 और 400 पार का, वो कहां तक पहुंचा? हमारा मौजूद है डॉक्टर दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र से लौटे, राज्यसभा सांसद भी हैं। डॉक्टर साहब, आप महाराष्ट्र बहुत लंबा समय तक रहे, आप वहां को आपने सब कुछ देखा, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? देखिए, महाराष्ट्र तो वन साइडेड है। शरद पवार जी बारामती में अपनी बेटी को नहीं जिता पाएंगे, वो हार जाएंगे। उद्धव जी की जो गढ़ कहा जाता था, चाहे ठाणे हो, कल्याण हो, मुंबई का 2-3 सीटें हो, एक भी सीट उद्धव जी नहीं जीत पाएंगे। और कांग्रेस तो अब महाराष्ट्र के लिए चला-चली की बेला है। और मैं कह सकता हूं कि जो महायुति, जिसको आप शिवसेना, शिंदे जी, एनसीपी, मतलब अजीत पवार की, और एनसीपी और फडणवीस जी का जो ट्रायंगुलर था, उसने बहुत अच्छा काम किया है और मिलकर सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन हुआ है। यूपी की बात करें तो तमाम जगह हम लोग गए तो तमाम मुद्दे मिले। अनएम्प्लॉयमेंट की बात लोगों ने करी है, वैक्सीन की बात करी है गांव देहात में, उसके बाद आप देखें तो करप्शन की बात सामने आई है। तो काफी जगह ऐसा लगा जैसे जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो लोग को समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, सिटिंग सांसद खासतौर से, जबकि वो एक बार फिर से प्रत्याशी है। तो इन स्थिति में क्या लग रहा है, बीजेपी 80 के 80 जीत पाएगी? देखिए, पहली चीज तो हम लोग को एक माइंड मेकअप करना चाहिए। बीजेपी 80 सीटों पर मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव। और मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी को जो कार्य हैं, और मोदी जी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाकर देश को मजबूत किया है, हर जो अंडर करंट चल रहा वो किसी को दिख नहीं रहा है। और मैं समझता हूं सभी सीट पर बीजेपी विजयी होगी। एक बड़ा चलन खटाखट तमाम बातें चल रही हैं, मोदी जी भी बोलते हैं। अब उनकी विदाई चटापट चटापट चटापट। अच्छा, राहुल गांधी हो या एक लेटर आया था कि राहुल गांधी डिबेट करें, मोदी जी से डिबेट करें, तो राहुल जी ने तो कहा पहले तो हमारे लखनऊ के किसी वार्ड के प्रवक्ता के साथ में डिबेट करना पड़ेगा, और अगर उसको अपनी बात से वो हरा दे तो फिर बात ऊपर की सोची जा सकती है। अभी आदरणीय राहुल जी का जो मैच्योरिटी लेवल है वो 16 साल के एक नौजवान से ऊपर नहीं है। अभी पॉलिटिकल जो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी वो राहुल जी में भी नहीं है, इसलिए डिबेट तो बराबर के ही लोगों में होती है। अभी राहुल जी को वो सीढ़ियां पार करने में काफी समय लगेगा। लेकिन भीड़ तो बहुत उनकी रैली में। देखिए, अगर एक रैली में वो 10 जिलों के लोगों को बुला ले, और आजकल तो उन्होंने एजेंसियों को हायर कर लिया है। एजेंसी जो गांव से इधर से उधर से लोगों को लेके आते हैं और वो भीड़ इकट्ठा करते हैं, और भीड़ इकट्ठा करने में उनको जब पेमेंट ये लोग नहीं देते तो हुल्ला गल्ला और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कुर्सी चलाना, ये सब काम करते हैं। तो ये सारी पोलें उनकी खुल चुकी हैं, जनता उनके साथ नहीं है। अब वो किराए पर अगर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कहीं करते हैं, पहली बात तो 10 दिन में एक रैली कर पाते हैं। उतनी रैली जितनी वो एक करते हैं, उससे 4 गुना रैली मोदी जी उस दिन कर चुके हैं, और 10 गुना अमित शाह जी और योगी जी को मिला लीजिए तो उनकी रैली हो चुकी है। लेकिन केजरीवाल साहब की हम बात करें तो लगातार कह रहे हैं कि एक उम्मीद है उनको पीएम मोदी से कि वो अगले साल जब 75 के हो जाएंगे तो रिजाइन कर देंगे। खुद उन्होंने ये नियम बनाया था। अब केजरी जी ने भी एक नियम बनाया था कि जेल चले जाओ तो इस्तीफा दे देंगे। अभी तो लोग उनसे ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को जब वो अपनी तिहाड़ यात्रा का फिर से प्रारंभ करेंगे तो वो इस्तीफा दे के जाएंगे। अभी तो लोगों की ये उनसे आग्रह है। वो भी ये कह रहे हैं अगर मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने तो योगी जी की विदाई तय है। नहीं, वो योगी जी की चिंता ना करें, उनकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी के एक पहरेदार की तरीके से काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी के बीच में आने के कष्ट ना करें। लेकिन एक सवाल बहुत लोग के जहन में था, और उन्होंने कहा भी, ऑन कैमरा भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। ऐसे लोग अपरिपक्व हैं। नहीं, आम जनता की बात करो। नहीं, आम जनता नहीं करती। आम जनता पॉलिटिकल कोई लोग करते होंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की ही आप बात करो तो जो मैं कह रहा हूँ झुटला दीजिएगा। 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली,
जो आज़ादी के बाद कभी नहीं मिली थी। 6 साल में 6 लाख नौकरियां मिली उत्तर प्रदेश में सरकारी। 3.5 करोड़ लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से, ये आपके बड़े बड़े कंपनीज के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो जो आपका बहुत बड़ा डाटा सेंटर लगा उसके माध्यम से हो, चाहे जो बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, यहाँ पर मनरेगा का भी चल रहा है। तो उधर देखें तो हवाई अड्डे 2 थे, आज 20 बने हैं। तो जो 20 हवाई अड्डे बने तो कहीं रोजगार नहीं मिला होगा, 17 एक्सप्रेसवे बने रोजगार नहीं मिला होगा, ये बड़े बड़े 7 मेट्रो बनी है, कहीं रोजगार नहीं मिला होगा। ये जो डाटा सेंटर है, और पूरे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा मोबाइल कंपनी हिंदुस्तान में लग गई। आज जितना रिक्वायरमेंट है 70% केवल उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस कर रहा है, तो रोजगार नहीं मिले होंगे। ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं रोजगार नहीं मिला, ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं नौकरी नहीं मिली। नौकरी ही केवल हम नौकरी देने वाले बनाए हैं। मुद्रा लोन कितने करोड़ों लोगों को मिला है, क्या मुद्रा लोन से एक को मिला तो 3 लोगों को उसने रोजगार नहीं दिया होगा? इसको वो नहीं जोड़ते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP से कितने लाख लोगों को रोजगार मिला, उसको नहीं जोड़ेंगे। ये सब ये केवल बदनाम करने के लिए सरकार को इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन जिनको मोदी शहजादा कहते हैं, रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश प्रताप सिंह की स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर। उनकी मजबूती तो तब थी जब वो डर के भागे अमेठी से वायनाड, और वायनाड से फिर डर के आए अमेठी, और अमेठी में भी वो करना करके वो तुरंत 1 दिन पहले शाम को जब नामांकन का समय खत्म हो रहा था तो उन्होंने पर्चा दाखिल करके किया। ये उनका डर दिखाता है। दिनेश प्रताप सिंह ने तो उसी दिन पर्चा दाखिल किया था। वो उन्होंने पहले पर्चा दिनेश प्रताप का पहले हुआ है, इनका बाद में हुआ, 1 दिन पहले हुआ। अच्छा, एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि अपोजिशन जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, अगर आप कहिए मंगलसूत्र की बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि अगर कांग्रेस आती मंगलसूत्र, एक उदाहरण दिया कि ये लोगों की नज़र घर की छोटी से छोटी चीज़ पर है। वो कहते हैं अमेरिकन सिस्टम लागू करेंगे विरासत पे। तो विरासत पे अमेरिकन सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पिताजी ने कोई संपत्ति हमको दी है, या पिताजी ने माने 50,000 हमको दिया है या 1 लाख रुपए दिया है, और उनका मृत्यु हो गया, तो जो विरासत में 1 लाख रुपए मिला है 55% गवर्नमेंट ले लेगी, और 45% पे हमको टैक्स देना पड़ेगा, और वो 45 हमारे पास बचेगा। तो उनका कहना छोटी छोटी चीज़ों को बचत करके हम पैसा इकट्ठा करें और उसको ये छीन ले जाएं, कैसे? ये कहाँ का नियम? कांग्रेस ये बात कही कभी? ये बात तो कांग्रेस ही पूछे ना, हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस करी है ना, ऐसा कोई बयान आया है? उनके एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर ने कहा है। सैम पत्रुदा की बात कर, हाँ, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक बात कही था तो उनको पार्टी से बर्खास्त कर देते, तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। नहीं, इस्तीफा कोई थोड़ी होता है, उन्होंने खंडन थोड़ी किया कि हम इनसे सहमत नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात और भी आई कि अगर कांग्रेस आती तो जो राम मंदिर भव्य बना है अयोध्या में 500 साल के बाद, इंतजार के बाद, वहाँ पे ताला लग जाएगा। पीएम साहब ये बात बोलते हैं, ये कैसे लग सकता है ताला? ये समझ नहीं, उनका हम शुद्धिकरण कराएंगे। वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि राम का अस्तित्व नहीं था। ये एफिडेविट में दिया कि राम के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, सरकार ने एफिडेविट दिया है। वो कहते हैं राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं। तो वो पार्टी जो राम को मान ही नहीं रही है, वो राम के जन्म स्थान का को प्रमाणित ही नहीं मानती, राम सेतु बंधु रामेश्वरम को मानती ही नहीं है, तो जो मानती नहीं तो इतना बड़ा ढांचा को कहाँ रखेगी वो? तो कितनी सीटें पा चुके हैं अभी तक की आप? हमारे बीजेपी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बन चुका है। 6ठा और 7वां में हम 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना होगी 400 पार? कितनी पार जाएगी? अब वो 5 जाए 10 जाए 400 को क्रॉस करेगी। तो अमित शाह जी का ये बयान क्यों आता है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती तो पीएम कौन बनेगा वही तय नहीं है? तो ये जब आपकी सरकार बनी नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा में तय नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये अपना तय नहीं कर पाए और हमको कह रहे हैं कि वो पीएम बीजेपी में तो तय है ना, मोदी जी बने, बीजेपी मोदी जी तय हैं। हाँ। ये वो उनको क्लेम करते हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद कोई और बनेगा, ऐसा एनडीए गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है वो आरोप लगाता है। उस पर उन्होंने कहा कि अपना तो तय नहीं कर पाए और हमारे में जो तय है उसमें वो आपत्ति लगाते हैं। इस बात तो कहा। तो क्या लगता है आपको कि 2024 जब नतीजे आएंगे उसके बाद जो राजनीतिक स्थिति होगी हमारे देश की, वो किस तरह देश की दशा दिशा दोनों बड़ी तेजी से
एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेगी। लेकिन 80 सीटें हैं यहाँ पर, आप कह रहे 80 की 80 हम जीतेंगे, मैक्सिमम जीतेंगे, मैक्सिमम जीतेंगे। तो कौन सी सीटें जिसको लेकर थोड़ा संशय है कि वो? कोई संशय, हमको तो किसी में संशय नहीं है, लेकिन आपने कहा कुछ जगह फाइट है, तो फाइट में तो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। अगर कुछ सीटों में फाइट आपने समझी है तो निश्चित रूप में 2-4 सीटें हो सकती हैं, 5 सीटें हो सकती हैं। कौन सी फाइट होगी? जैसे कौन सी सीट? नहीं, मैं किसी को नहीं कहता, मगर 2-4 सीटों में फाइट हो सकती है, लेकिन हम जीत भी सकते हैं। और थोड़े बहुत वोटों से 2-4 सीटों पर, 1-2 सीटों पर अगर पीछे रहते तो ये बड़ी बात नहीं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन ये 75 एज का जो फॉर्मूला जो केजरीवाल लगातार जोर दे रहे हैं, बीजेपी में कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, वो झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं सब लोग। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में नियम है, बीजेपी में कोई नियम की बात कहीं ना उल्लेख की गई, ना किसी नेता का बयान है। इस पर भी कहना है ना ही कहीं पर हमारे संविधान, बीजेपी तो संविधान के अनुसार चलती है। कब चुनाव होना है, कब अध्यक्ष बनना है, सब कुछ संविधान के अनुसार है। कब चुनाव होगा ये भी देखते हैं। तो बीजेपी में कहीं उल्लेख नहीं कि 75 में होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस पर वो कहते हैं कि जब मोदी जी 14 में आए थे तो अडवाणी जी और मुरली जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल इसी पर भेजा। देखिए, ये बीजेपी की आंतरिक रणनीति होती है और हमारे उस मार्गदर्शक के रूप में हैं दोनों जने, उनके मार्गदर्शन में पार्टी चली है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें इस प्रकार के वो कयास अपने बारे में लगाएं, बीजेपी के बारे में कयास लगाना बंद कर दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब केवल अपनी चिंता करना जाने, बीजेपी की चिंता जनता को करने दे। अपोजिशन वॉशिंग मशीन बड़ा सवाल उठाती है जो बीजेपी के पास। नहीं, अब अपोजिशन खुद ही से वो पद दलित है, वो पद भ्रष्ट है, और अपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो वो किसी प्रकार की चीज़ें कह सकते हो उसको। जो अपने को लोगों को वो रोक नहीं पा रही है, अगर वो अपने लोग जो उनके गए हैं उनको वो भ्रष्ट मानती है, तो निश्चित रूप में उन्होंने जो गलती की है वो बीजेपी सुधार सकती है। बीजेपी एक समुद्र है जिसमें तमाम प्रकार की नदियां मिलकर एक समुद्र का ही रूप धारण करती हैं। उसमें बहुत सारी करप्शन का चार्जेस हैं, खुद आप लोगों ने लगाए। बीजेपी में आके किसी की करप्शन करने की हिम्मत नहीं है, और जो करप्शन कर चुके हैं उनको दंड मिलेगा। अगर जो कोर्ट में चल रहा होगा उसमें कोई हस्तक्षेप बीजेपी का नहीं। कई लोगों की जो ईडी ने जांच बंद कर दी है। देखो, कहीं भी बीजेपी में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ है और उस पर कोई चार्ज चल रहा है, तो बीजेपी में ये मानकर वो आता है कि बीजेपी पैरोकारी करने वाली नहीं है। और जो दंड की प्रक्रिया जो जांच एजेंसियों की है वो पूरा करेंगे, उसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं। एनडीए 400 पार आप बता रहे हैं, बीजेपी कितना 370 का कितना? बीजेपी वो सब हमारे गृह मंत्री बता चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके हैं। सवाल से बात करना शुक्रिया। तो आप डॉक्टर दिनेश शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए 400 पार कर चुकी है और बीजेपी भी 370 का आंकड़े के बहुत पास है, और जो बाकी बचे 2 चरण हैं उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एक बार फिर इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। खुर्रम जामी, संवाद लाइव, लखनऊ।